Hello and welcome to Let's Explore World by Ranveer Sharma. विचार विमर्श में आपका स्वागत है। आज हम मार्च 2024 में आकाश में घटी कुछ बेहद दिलचस्प खगोलीय घटनाओं पर चर्चा करेंगे। हाँ बिल्कुल, वो वाकई एक असाधारण महीना था। मतलब उपछाया, चंद्रग्रहण, फिर ग्रहों का वो अद्भुत मिलन और यहाँ तक कि एक बहुप्रतीक्षित नोवा विस्फोट की संभावना भी थी। ये सब कुछ हुआ या होने की उम्मीद थी और हमारी आज की जो चर्चा है उसका आधार हमारी स्रोत सामग्री है अद्भुत खगोलीय घटनाएं .pdf। बिल्कुल, और इसी सामग्री से आप देखें तो एक केंद्रीय प्रश्न उभरता है, क्या मार्च 2024 की ये जो खगोलीय घटनाएं थीं वो महज ब्रह्मांडीय घड़ी की एक नियमित चाल थीं, मतलब जिन्हें हम विज्ञान की नज़र से पूरी तरह समझ सकते हैं? या फिर क्या इन घटनाओं में, जैसा कि हमारी स्रोत सामग्री भी इशारा करती है, सदियों पुरानी मान्यताओं और मानवीय अनुभवों के आधार पर गहरे, शायद प्रतीकात्मक या सांस्कृतिक अर्थ भी छिपे हुए थे? यही वो पहलू है जिस पर हमें जरा गौर करना है ना? हाँ, मेरा पक्ष इसमें काफी स्पष्ट है। इन घटनाओं की जो भव्यता है, जो विस्मय ये जगाती हैं, वो उनके वैज्ञानिक स्पष्टीकरण में ही निहित है। ब्रह्मांड के नियमों की सटीकता और उसका पैमाना समझना, वो अपने आप में अद्भुत है। और मैं ये तर्क प्रस्तुत करूंगा कि जहां वैज्ञानिक व्याख्या जरूरी है और महत्वपूर्ण भी है, इसमें कोई शक नहीं, वहीं इन घटनाओं का जो मानवीय अनुभव है, उनका जो सांस्कृतिक अनुगुंजन है और उनसे जुड़े जो प्रतीकात्मक अर्थ हैं, वो भी उतने ही वास्तविक और विचारणीय हैं। वो हमें ब्रह्मांड से एक अलग, शायद गहरे स्तर पर जोड़ते हैं। तो चलिए अपने अपने दृष्टिकोण सामने रखते हैं। मेरे नज़रिए से मार्च 2024 की हर खगोलीय घटना स्थापित वैज्ञानिक सिद्धांतों का एक सटीक उदाहरण थी। जैसे 25 मार्च का उपछाया चंद्रग्रहण लीजिए। ये तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी की बाहरी हल्की छाया, जिसे हम पेनुम्ब्रा कहते हैं, उससे होकर गुजरता है। स्रोत सामग्री में भी इसका जिक्र है। चंद्रमा की चमक में जो मामूली कमी आई, वो प्रकाश और छाया के ज्ञात भौतिक नियमों का सीधा परिणाम थी। इसमें कोई अलौकिक रहस्य नहीं था, बल्कि गुरुत्वाकर्षण और ऑप्टिक्स, मतलब प्रकाशिकी का खेल था। ये व्याख्या तथ्यात्मक रूप से तो सही है, पर क्या ये पूरी तस्वीर है? मेरा मानना है कि मानवीय अनुभव इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। मैं अपनी बात पूरी करती हूँ। इसी तरह 8, 9 और 14 मार्च को चंद्रमा का मंगल, शुक्र और बृहस्पति के नज़दीक दिखना, ये ग्रहों की अपनी अपनी कक्षाओं में उनकी सामान्य, बिल्कुल पूर्वानुमानित गति का परिणाम था। स्रोत जिसे सेलेस्टियल डांस कह रहा है, वो असल में न्यूटन के नियमों का पालन करती हुई गति है। बृहस्पति के 4 बड़े चंद्रमाओं आयो, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो का दिखना, जैसा स्रोत में बताया भी गया है, वो एक अच्छी दूरबीन और ग्रहों की अनुकूल स्थिति का प्रमाण था, न कि किसी और सौरमंडल की कोई झलक। फिर 20 मार्च का वसंत विषुव, ये पृथ्वी के अपनी धुरी पर वो जो 23-33 डिग्री का झुकाव है और सूर्य की परिक्रमा है, उसका एक नियमित वार्षिक परिणाम है। इससे दिन और रात की अवधि लगभग बराबर हो जाती है। इसकी बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। 24 मार्च को बुध ग्रह का पश्चिमी आकाश में दिखना, वो भी कोई ऐसी आश्चर्यजनक घटना नहीं थी। वो उसकी ग्रेटेस्ट एलोंगेशन, यानी सूर्य से अधिकतम कोणीय दूरी की स्थिति के कारण संभव हुआ। सामान्य कक्षीय यांत्रिकी है ये। और अंत में टी कोरोनाई बोरेालिस तारे में जो संभावित नोवा विस्फोट की बात स्रोत सामग्री में की गई है, वो भी लगभग 80 साल के एक आवर्ती चक्र पर आधारित खगोल भौतिकी के सिद्धांतों की एक भविष्यवाणी थी। यदि ये नोवा दिखा तो ये हमारी वैज्ञानिक समझ की पुष्टि होगी, किसी तारे के रहस्यमय पुनर्जन्म का प्रमाण नहीं। संक्षेप में कहूं तो इन सभी घटनाओं का असली विस्मय ब्रह्मांड की कार्यप्रणाली की विशालता और उसकी पूर्वानुमानित सटीकता को समझने में है, जिसे विज्ञान उजागर करता है। आपकी बातें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बिल्कुल तर्कसंगत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं इन्हें मानवीय अनुभव और सांस्कृतिक संदर्भ के नजरिए से देखता हूं, जैसा कि स्रोत सामग्री भी इशारा करती है। जैसे 25 मार्च का उपछाया चंद्रग्रहण, हाँ ये पृथ्वी की छाया है बिल्कुल, लेकिन स्रोत पुराने ग्रंथों का हवाला देता है। कहता है जब चांद अपनी छाया खोता है तब मनुष्य का मन भी थोड़ा बेचैन होता है।
अब इसे महज अंधविश्वास कहकर खारिज किया जा सकता है, पर यह दिलचस्प तो है कि होली जैसे एक जीवंत त्योहार के दिन ये घटना हुई तो इसका भावनात्मक और सांस्कृतिक वजन जैसे बढ़ सा गया। क्या ये जुड़ाव पूरी तरह निरर्थक है या ग्रहों के मिलन को लें? बेशक ये कक्षीय गति है, पर स्रोत में उन दृश्यों का वर्णन है, मंगल और शनि के वो दो लाल बिंदु, शुक्र और चंद्रमा का सेलेस्टियल डांस। इन नज़ारों का हम इंसानों पर एक गहरा भावनात्मक असर पड़ता है। स्रोत याद दिलाता है, प्राचीन भारत में कहा गया ग्रहों की स्थिति आत्मा की गति तय करती है। हजारों सालों से संस्कृतियां ग्रहों की चाल में अर्थ खोजती आई हैं। क्या ये सार्वभौमिक मानवीय प्रवृत्ति, ये विस्मय की तलाश सिर्फ यांत्रिकी से परे किसी गहरे सत्य की ओर इशारा नहीं करती? वसंत विषुव विज्ञान कहता है पृथ्वी का झुकाव सिंपल, लेकिन स्रोत बताता है कि दुनिया भर की संस्कृतियां इसे प्रकृति संतुलन का दिन और सकारात्मक ऊर्जा के समय के रूप में मनाती हैं। ये वैश्विक समरूपता क्यों? अगर ये केवल खगोल विज्ञान है तो ये सार्वभौमिक सांस्कृतिक प्रतिध्वनि कहां से आती है? फिर 24 मार्च को बुध का दिखना, हाँ, सबसे बड़ी कोणीय दूरी, पर स्रोत हमें याद दिलाता है कि सदियों से बुध को संदेशावाहक देवता कहा गया है। अब उसका आकाश में सबसे प्रमुखता से दिखना एक शक्तिशाली प्रतीक बन जाता है ना? खासकर जब हम संचार और संदेशों के महत्व के बारे में सोचते हैं। क्या ये घटनाएं वो संकेत हो सकती हैं जिनकी ओर स्रोत इशारा कर रहा है? और अंत में नोवा टी कोरोनाई बोरियलीज। बेशक ये थर्मोन्यूक्लियर विस्फोट है, पर जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं, पारे का फटना और फिर पुनर्जन्म लेना, वह पुनर्जन्म लेता है, ये भाषा अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये चक्र नवीकरण, विनाश और सृजन की उन गहरी मानवीय अवधारणाओं से जुड़ती है। हम इसे व्यक्त करने के लिए यही रूपक क्यों चुनते हैं? तो मेरा निष्कर्ष ये है कि वैज्ञानिक व्याख्या उस गहरे अक्सर अव्यक्त संबंध को नकारती नहीं है जिसे मनुष्य ब्रह्मांड के साथ महसूस करता है। यह संबंध मिथकों में, सांस्कृतिक प्रथाओं में ध्यान और साधना की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और विस्मय की उस आदिम भावना में प्रकट होता है जिसे स्रोत आकाश देखने वाला बच्चा कहता है, जो हम सबके भीतर कहीं ना कहीं जिंदा है। आपने विस्मय की प्रकृति और मानवीय व्याख्या के महत्व पर जोर दिया है। ये एक वैध बिंदु है। मैं भी मानती हूँ कि ये घटनाएं विस्मय जगाती हैं, बिल्कुल जगाती हैं। लेकिन मेरे लिए ये विस्मय ब्रह्मांड की जटिलता, उसकी विशालता और उसके पीछे काम कर रहे नियमों की सुंदरता को समझने से उपजता है, जिसे विज्ञान ने उजागर किया है। जब हमें पता चलता है कि अरबों किलोमीटर दूर खगोलीय पिंड एक गणितीय सटीकता से चल रहे हैं, तो ये ज्ञान स्वयं ही बहुत विस्मयकारी है। इनमें अतिरिक्त कोई अलौकिक अर्थ जोड़ना मेरी समझ में प्राकृतिक घटनाओं पर मानवीय इच्छाओं और ज़रूरतों का एक तरह से आरोपण है। जैसा कि स्रोत में ही एक वाक्य है, वैज्ञानिक कहते हैं ये बस पृथ्वी की पेनम्बरा है। ये वाक्य तथ्यों पर आधारित सीधी व्याख्या को दर्शाता है, जो मेरे विचार में अधिक विश्वसनीय है। मैं समझता हूं कि वैज्ञानिक स्पष्टता अपने आप में विस्मयकारी हो सकती है। बिल्कुल। पर यहाँ एक सवाल उठता है, क्या विस्मय की उत्पत्ति केवल वैज्ञानिक समझ से ही होती है, या ये एक ज्यादा मौलिक आदिम मानवीय प्रतिक्रिया है जो शायद समझ से पहले आती है? विज्ञान हमें बताता है कि ये घटनाएं कैसे होती हैं, गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश, कक्षीय गति वगैरह, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो ये समझाए कि क्यों। मनुष्य अलग अलग संस्कृतियों और समयों में लगातार इन घटनाओं को प्रतीकात्मक अर्थ देते आए हैं। स्रोत सामग्री में इसके कई उदाहरण हैं। पुराने ग्रंथों में लिखा है, प्राचीन भारत में कहा गया है, संदेशवाहक देवता। ये प्रवृत्ति इतनी सार्वभौमिक क्यों है? क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही ब्रह्मांड को समझने का एकमात्र वैध तरीका है, या ये कई संभावित दृष्टिकोणों में से एक है? वो जो जुड़ाव की भावना है, जिसे स्रोत कहता है, कभी कभी चांद की चुप्पी भी कुछ कह जाती है, भले ही उसे मापा ना जा सके, पर वो मानवीय अनुभव का एक वास्तविक हिस्सा है। क्या इस अनुभव को केवल इसलिए खारिज कर देना चाहिए क्योंकि वो वैज्ञानिक मानदंडों पर खरा नहीं उतरता? मानवीय अनुभव के महत्व को मैं स्वीकार करती हूँ, पर हमें संयोग और कारण कार्य संबंध के बीच एक स्पष्ट अंतर करना होगा। उदाहरण के तौर पर होली के दिन चंद्र ग्रहण का पड़ना, मेरे विश्लेषण में ये पूरी तरह से चंद्र कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर के संरेखण का महज एक संयोग है, जिसका कोई गहरा ब्रह्मांडीय अर्थ नहीं है।
इसी तरह वसंत विषुव ये एक पूर्वानुमानित खगोलीय घटना है जो मौसमों के परिवर्तन का सूचक है। इसका सांस्कृतिक महत्व इसलिए विकसित हुआ क्योंकि प्राचीन कृषि समाजों के लिए ये व्यावहारिक रूप से महत्वपूर्ण था। फसल बोने का समय, मौसम का बदलाव, ये महत्व व्यावहारिक अवलोकन पर आधारित था, न कि किसी रहस्यमयी सकारात्मक ऊर्जा या ब्रह्मांडीय संतुलन की अवधारणा पर जिसे स्रोत उद्धृत कर रहा है। ये पैटर्न पहचानना है, अर्थ थोपना नहीं। ये संयोग बनाम महत्व का तर्क दिलचस्प है, लेकिन क्या हम इतनी आसानी से कह सकते हैं कि संयोग हमेशा अर्थहीन होता है? हाँ, घटनाएं पूर्वानुमानित हैं, लेकिन उनका अनुभव, खासकर जब वे सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षणों के साथ मेल खाती हैं, वो शक्तिशाली हो सकता है। स्रोत देखिए, साफ तौर पर ग्रहण को एक बेचैन मन, मनुष्य का मन भी थोड़ा बेचैन होता है, से और विषुव को संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ता है। क्या ये संबंध महज कल्पनाएं हैं, या क्या ये उन सूक्ष्म पर्यावरणीय या मनोवैज्ञानिक प्रभावों के प्रति एक प्राचीन संवेदनशीलता को दर्शाते हैं जिन्हें शायद हम आज माप नहीं पाते और जिन्हें उन्होंने इन साफ दिखने वाली खगोलीय घटनाओं के साथ जोड़ दिया? सवाल ये नहीं है कि क्या कोई भौतिक कार्य कारण संबंध है, बल्कि ये है कि क्या इन संयोगों का अनुभवजन्य महत्व हो सकता है जिसे लोग महसूस करते हैं और जिसे संस्कृतियां संजोती हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हो पा रही हूँ कि व्यक्तिपरक अनुभव या सांस्कृतिक जुड़ाव किसी संयोग को अपने आप ही कोई गहरा ब्रह्मांडीय महत्व दे देता है। अच्छा, अब भाषा और रूपक पर आते हैं, जैसे बुध और नोवा के मामले में। बुध को संदेशवाहक देवता कहना या नोवा को पुनर्जन्म कहना, ये निस्संदेह काव्यात्मक भाषा है, मानवीकरण का मतलब एंथ्रोपोमॉर्फिज्म का एक रूप है। हम अमूर्त या विशाल अवधारणाओं को समझने के लिए अक्सर ऐसा करते हैं, लेकिन ये भाषा भौतिक वास्तविकता का वर्णन नहीं करती। बुध एक चट्टानी ग्रह है जो अपनी कक्षा में घूम रहा है, और नोवा एक तारे में होने वाली ज्ञात थर्मोन्यूक्लियर प्रक्रियाओं का नतीजा है। टी कोरोनाई बोरियलिस के नोवा की भविष्यवाणी, वो तो खगोल भौतिकी की एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी जो हमारी वैज्ञानिक समझ की शक्ति को दिखाती है। रूपक को वास्तविकता समझने की भूल वो हमें नहीं करनी चाहिए। मैं मानता हूं कि ये काव्यात्मक भाषा है, पर मेरा सवाल वही है, ये खास रूपक इतने स्थायी और सार्वभौमिक क्यों है? स्रोत कहता है सदियों से बुध को संदेशवाहक देवता कहा गया है। ये सिर्फ एक कवि की कल्पना नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। ये क्यों? क्योंकि बुध आकाश में तेजी से चलता है जैसे कोई संदेशवाहक? शायद। लेकिन ये रूपक मानव मानस में किसी गहरी चीज से जुड़ता है, संचार का, ज्ञान का, जुड़ाव का महत्व। इसी तरह नोवा के लिए पुनर्जन्म शब्द का प्रयोग हम सिर्फ विस्फोट, प्रज्वलन या ऊर्जा उत्सर्जन क्यों नहीं कहते? पुनर्जन्म शब्द चक्र, नवीनीकरण और परिवर्तन की उन गहरी मानवीय आशाओं और भयों को छूता है जो शायद तर्कसंगत व्याख्या से परे हैं। क्या ये भाषा स्वयं में एक प्रकार का अर्थ नहीं रखती, जो हमें बताती है कि हम ब्रह्मांड को और उसमें अपनी जगह को अवचेतन रूप से कैसे देखते हैं? और स्रोत का वो सवाल कि क्या संभावित नोवा एक संकेत हो सकता है, ये सवाल अपने आप में मानव की अर्थ खोजने की प्रवृत्ति को दर्शाता है, भले ही वैज्ञानिक उत्तर शायद नहीं हो। भाषा केवल वर्णन नहीं करती, वो हमारी समझ को आकार भी देती है। तो अपनी बात को समेटते हुए मेरा दृष्टिकोण ये है कि मार्च 2024 की जो खगोलीय घटनाएं थीं, वे विज्ञान की एक तरह से विजय थीं, पूर्वानुमानित, समझने योग्य और ब्रह्मांड के नियमों के बिल्कुल अनुरूप। उनकी सुंदरता और विस्मय इसी समझ में निहित हैं। हाँ, मानवीय व्याख्याएं, सांस्कृतिक कहानियां और रूपक मौजूद हैं। वे दिलचस्प हो सकते हैं, शायद मानव विज्ञान या समाजशास्त्र का विषय हो सकते हैं, लेकिन इन घटनाओं की जो मूल वास्तविकता है वो भौतिकी और गणित में है। और मेरा निष्कर्ष यह है कि विज्ञान हमें इन घटनाओं का कैसे बताता है, जो निसंदेह महत्वपूर्ण है और ज्ञानवर्धक भी। लेकिन मनुष्य केवल कैसे से संतुष्ट नहीं होता, वो क्या और क्यों भी पूछता है। मतलब, इसका मेरे लिए क्या मतलब है, इसका हमारी संस्कृति के लिए क्या मतलब है। इन घटनाओं में अर्थ, इन घटनाओं में अर्थ,
प्रतीकात्मक और जुड़ाव खोजने की हमारी जो ये लगातार प्रवृत्ति है, जो मिथकों में, कला में और जैसा स्रोत कहता है ध्यान और साधना जैसी प्रथाओं में झलकती है, वो ये सुझाव देती है कि ब्रह्मांड के साथ हमारा रिश्ता केवल भौतिक नियमों तक सीमित नहीं है। अनुभव, व्याख्या और वो विस्मय जिसे स्रोत आकाश देखने वाला बच्चा कहता है, वो भी इन घटनाओं का एक अभिन्न अंग है। शायद विज्ञान और प्रतीकात्मक विरोधी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड को पूरी तरह सराहने के दो पूरक तरीके हैं। मैं स्वीकार करती हूँ कि वैज्ञानिक व्याख्या के साथ साथ मानवीय अनुभव और सांस्कृतिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन भी हमें अपने बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है। इन प्रतिक्रियाओं को केवल खारिज कर देना शायद हमारी अपनी समझ को सीमित करना होगा। और मैं पूरी तरह मानता हूं कि वैज्ञानिक समझ हमें इन घटनाओं को एक ठोस आधार और एक अद्भुत संदर्भ प्रदान करती है। बिल्कुल। बिना इसके हम शायद केवल अटकलों और अंधविश्वास में ही खो जाएंगे। तो यथार्थ और अनुभव दोनों का अपना अपना स्थान है। अंततः मार्च 2024 की ये खगोलीय घटनाएं, जैसा कि स्रोत सामग्री ने हमें दिखाया, वे केवल आकाश में होने वाली घटनाएं नहीं थीं। वे हमें निरंतर अवलोकन, प्रश्न पूछने और चिंतन करने के लिए प्रेरित करती हैं। बिल्कुल, और भी हमें याद दिलाती हैं कि ब्रह्मांड को समझने और सराहने के कई दृष्टिकोण हो सकते हैं। आकाश में देखने के लिए हमेशा बहुत कुछ है, और शायद अपने भीतर भी खोज जारी रहनी चाहिए।